आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद शेयरिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन कैमरा, तो आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, माइक लेकर के बोलेंगे, एंड फिर उसके बाद में मैं अपना जो ओपिनियन है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा. Actually, sir, I graduated last year. I'm 22. So currently I'm employed at one of the MNC, I can't name. So I'm from a business background family, and personally my dad don't want ki I should start my business or I should continue his business, because after COVID, things changed and kuch industries mein, farak pada tha. And we are from shoe background industry and he's a wholesaler. So I don't want to join the business due to some personal reason, because I want to do something of my own. So I'm just confused कि job करूँ long term में या business करूँ. आजकल क्या हो गया है कि क्योंकि आसपास में बिजनेस स्टार्टअप ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ भी आ रहे हैं और चारों तरफ बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग एम्फसाइज कर रहे हैं. तो इसकी वजह से वी टेंड टू थिंक कि जॉब में कुछ प्रॉब्लम है और बिजनेस में कुछ अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. रियलिटी क्या है कि बिजनेस इज़ फुल टाइम जॉब एंड जॉब इज़ पार्ट टाइम बिजनेस. Right. क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर कोई रेस्ट नहीं है. हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे दिमाग में बिजनेस घूमता है. जॉब में क्या है, पार्ट टाइम है. बोलने वाले बोलते हैं कि दिन में 16 घंटे काम करो, करता कोई नहीं है. एक्चुअल में काम कितनी देर होता है, दिन में 8 घंटे 9 घंटे, और दैट टू 5 days वर्किंग 6 days वर्किंग. तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ वेन यू आर डूइंग अ जॉब. क्योंकि बाकी टाइम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कंपनी कल रहेगी या बंद हो जाएगी, आपको फर्क भी नहीं पड़ता. अगर कल को वो कंपनी बंद भी हो जाए तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन सम अदर कंपनी. तो जॉब किसी भी एंगल से बिजनेस से बुरा नहीं है, पहले तो इसको समझ लो अच्छे से, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे. अब ये सवाल उठता है कि आपके लिए जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है. तो पहले तो बिजनेस के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उस सबको हटा दो. कभी भी अगर समझना हो ना कि ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है, तो सबसे पहले उसके जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो दूर से चमक रहे हैं, यानी हाइलाइट्स है, उसको हटा दो. कि पैसा आ जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, करोड़पति अरबपति, घर गाड़ी, ये सब जो बातें होती है जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रैप किया जाता है उल्टे सीधे चक्रों में, उस सबको हटा दो. अब समझो बिजनेस होता क्या है. बिजनेस मीन्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इट्स सर्विस. जैसे सर्विस बोलते हैं ना जॉब को, ऐसी बिजनेस इज ऑल्सो सर्विस. बस अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर. जॉब में आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां तक है जो टास्क आपको मिला है. बिजनेस में आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी है. उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी आप कस्टमर को दे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनीथिंग जो आपने सोची भी नहीं है, वो भी आपको ही सॉल्व करनी है. और सिर्फ इतना ही नहीं, इंप्लॉइज के लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वो भी आपको सॉल्व करनी है. पैसे की प्रॉब्लम है, वो भी आपको सॉल्व करनी है. सप्लाई का, डिमांड का इशू है, वो भी आपको सॉल्व करना है. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो भी आपको देखना है. तो सब कुछ ही आपको देखना है. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी है. तो जब ये बात समझ आ जाती है, फिर अब आप क्या करोगे, अब आप रियलिस्टिकली कंपेयर करोगे जॉब और बिजनेस को. बहुत लोग इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं. क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो दुनिया में लोग हैं उनसे, फ्रेंड्स से, या और जो बातें हो रही है उनसे. नॉट इंपॉर्टेंट. आप आराम से एक पेपर पेन लो, पेपर के बीच में लाइन खींचो, इधर जॉब इधर बिजनेस, दोनों में अपने प्लस माइनस है, उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ. और फिर देखो कि क्या आपके पास में कोई रियल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप पैशनेट हो फॉर द कस्टमर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट अ बिजनेस लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जो आज की डेट में लोग बिजनेस बोलते हैं, बट अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी डेटा आ गया है, मोर देन 90% ऑफ द पीपल जो वो करते हैं फ्यूचर्स में, एफएनओ में और इसमें ऑप्शंस में, वो अपने पैसे गंवाते हैं. तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेस होता क्या है. बहुत सारे लोग स्पेक्यूलेशन को बिजनेस बोलते हैं, या फिर बिजनेस को जो लोग समझते हैं कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए. उसका क्या रास्ता है, जॉब से तो मिलता नहीं है, तो बिजनेस करो. तो ये किसकी प्रॉब्लम है, कस्टमर की, कि आपको बहुत पैसा चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम है. कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है कि बिना पैसा दिए या कम से कम पैसे में उसको प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाए जो वो चाहता है.
आपकी प्रॉब्लम क्या है, महंगे से महंगा बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बिजनेस कैसे होगा? ये तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकल गए हो बिजनेस में और फंस गए। अब ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको सिखाएंगे बड़ी बड़ी बातें करके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, पैसा, और मैं सिखाता हूँ कि आने वाले 1 महीने में या 6 महीने में 1 साल में लाखों करोड़ों कैसे कमाते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये 10-20 हज़ार रुपये का कोर्स है, ज्वाइन करो और कमाओ। तो बिजनेस होता क्या है? कभी ऐसे इंसान से पूछते नहीं है जिसको पता हो गया बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही रियल हो, बर्निंग हो, जिसके लिए लोग पैसा खर्चने को तैयार हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब जिस प्राइस पे वो जो कस्टमर्स हैं वो पैसा देने को तैयार है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, उस पर आप उसको ऑफर कर सको प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, तो कहेंगे कि एक तरह की मैरिज हो गई है। इसको बिजनेस बोलते हैं। बट इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पैशन चाहिए, बहुत एग्रेशन चाहिए और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कब तक है? बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम। शुरू होता है बिजनेस प्रॉब्लम से और मरते दम तक आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही निकालते रहोगे। इसको बिजनेस बोलते हैं। तो क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम चाहिए आपको? बदले में क्या मिलेगा? अगर इसको आप अच्छे से कर पाए तो पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। किससे? जॉब से। बहुत लोग हैं जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं, लेकिन जितना जॉब में कमा रहे थे उसका 10% भी नहीं कमा पाते, बल्कि जो सेविंग्स है वो भी खत्म हो जाती है। तो कोई गारंटी नहीं है। सो इस सब के सेंटर पॉइंट में क्या आया? प्रॉब्लम्स। डू यू एक्चुअली हैव अ रियल जेन्युइन प्रॉब्लम जो आपने कभी लाइफ में फेस करी हो या अपने आसपास में कहीं देख रहे हो, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप एक्चुअल में पैशनेट हो? यानी कि अगर आप वो बिजनेस नहीं कर रहे हो और आप दूसरी तरफ हो तो क्या कहोगे? कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? या फिर आप खुद वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? और खरीदोगे भी तो क्या दोबारा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अगर जवाब है नहीं, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। उससे बेटर है जॉब करो, क्योंकि वो वैसे ही ज़्यादा टाइम तक चलना नहीं है। यू गॉट द आंसर? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पहले देखो कि कहीं कुछ ऐसा है मेरे आसपास में, और होना आपके आसपास में ही चाहिए, आपके दायरे में ही चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में ही चाहिए। ऐसा नहीं कहीं और से आपने सर्च कर लिया एक बिजनेस आइडिया और सुन करके वैसे एक्साइटेड हो रहे हो, बट यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट प्रॉब्लम। यू मस्ट रिलेट टू दैट प्रॉब्लम, यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट दैट प्रॉब्लम। दोनों में से एक होना चाहिए और फिर उसका आप सोल्यूशन निकाल सको, तो फिर कह सकते हैं कि बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते कि उसके साथ के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है। देखो ध्यान से समझो, जॉब में क्या है, एक स्टेबिलिटी मिलती है आपको। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा क्यों है? बोरिंग है। स्टेबिलिटी किसको अच्छी लगती है? शादी से पहले जो 10 अफेयर होते हैं वो उसमें मजा आता है, या फिर शादी के बाद एक ही है, बस जीना मरना सब एक ही है, एक के साथ में, उसमें मजा आता है। तो कुछ मिलता है तो कुछ चला भी जाता है। तो स्टेबिलिटी में क्या मिलता है? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, उसके बाद में लाइफ बोरिंग हो जाती है, क्योंकि टास्क रेपिटेटिव होता है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। बट ये बुरा नहीं है। उससे पूछो जो बिजनेस में है, वो बेचारा स्टेबिलिटी ही ढूंढ रहा है सुबह से रात तक। ये आपको समझ नहीं आएगा। कितने बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर? हाथ ऊपर करो। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिजनेस में क्या होता है कि एक दिन आपकी सेल हो गई मान लो 10,000 रुपये, अगले दिन हो गए 1,000 रुपये। जॉब में तो ऐसा नहीं होता ना, महीने का फिक्स है। एक महीने में आपकी सेल हो गई 1 लाख रुपए, अगले महीने में सेल हो रही है 20,000 रुपये। 1 मिनट में खुश, 1 मिनट में परेशान। ये बिजनेस है। ये कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये आपको बहुत परेशान करता है, अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझते हो तो। जिसका नेचर ही ऐसा है, ऐसे 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 है ही ऐसा, मतलब जॉब से बिल्कुल अलग। जॉब इज लाइक ऐसे चले, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे चले, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे चले। इट्स लाइक स्टेप्स है। ये पीक और वैली है। बिजनेस ऐसे चलता है कम से कम 5-10 साल तक, और वो भी तब जब 5-10 साल बाद आप कुछ सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना पाओ कि उसको एक लेवल पे ले जा पाओ, तब आप इससे फ्री हो सकते हो, तब कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी उस बिजनेस में। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे चलता है। और आपने बताया बिजनेस बैकग्राउंड से हो, तो आपने देखा भी होगा अपनी फैमिली में, कभी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, फिर एकदम जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा हो जाता है।
जॉब में ऐसा नहीं होता है कि अगर आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो अगर उस कंपनी से निकल भी गए तो 40 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, -50 तो नहीं मिलेगा ना। बट बिजनेस में ऐसे ही होता है। बिजनेस में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और वो वापस आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस में चीज़ें माइनस में भी चली जाती है। इसलिए ये जो ग्लैमर है बिजनेस के आसपास में, उसको हटा करके पहले डीपली समझ लो मेरी इन सारी बातों को, और फिर अपने लिए डिसीजन लो कि मेरे लिए क्या सही है। ग्रोथ दोनों जगह पर हो सकती है, दोनों के अपने प्लस माइनस है, वो आपको देखना है आपके लिए क्या सही है। Like we all belongs to a normal middle class family. हम करियर में कितने भी सेटल क्यों ना हो, एक फैमिली का कंसर्न होता है कि बीइंग अ फीमेल शादी करके सेटल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? अगर शादी नहीं करते तो नहीं रह सकते। फिर उनका क्वेश्चन आता है कि ओल्ड एज में क्या करोगे? अभी तो ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो, सब है, बट एक एज के बाद क्या करोगे? फिर तुम्हें कौन देखेगा? तो सर ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या शादी बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं करते तो सच में बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या करेंगे? सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। देखो एक काम करते हैं, शादी के प्लस और माइनस दोनों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। शादी का प्लस पॉइंट क्या है सबसे बड़ा? वो ये है कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, जैसे लाइफ इज़ नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। हम बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो, ये सब फिल्मों में या शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा लगता है। इन द लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज़ अ ट्रांजैक्शन, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। किसी को कुछ मिल रहा होता है, किसी का कुछ जा रहा होता है। अगर उसमें एक हद तक बैलेंस बन जाता है तो वो रिलेशनशिप लंबी चलती है। अगर वो वन साइडेड हो जाता है कि एक रिलेशनशिप में आपको सिर्फ देना पड़ रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो रिलेशनशिप टूट जाती है। ऐसे ही होता है हर रिलेशन में। बट शादी में क्या होता है कि आप लीगली जुड़ गए हो और अलग होना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस डिफिकल्टी की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि साथ ही रह लेते हैं, है कि नहीं? बहुत सारी शादियां जो नहीं टूट रही ना, वो इसी वजह से हो रहा है। अगर डिवोर्स करना इतना आसान हो जाए ना, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, जैसे यूपीआई पेमेंट होता है, बटन दबाया और दोनों ने एक्सेप्ट किया डिवोर्स, तो डिवोर्स रेट 1000 गुना बढ़ जाएगा अभी जो भी है उससे। तो शादी का क्या होता है कि क्योंकि अलग होना मुश्किल है, और प्लस अगर बच्चे भी हो गए हैं या बच्चा भी हो गया है तो एक फैक्टर आ जाता है। तो जैसे जैसे डिफिकल्ट हो जाता है उससे बाहर निकलना, उतना ही उस रिलेशनशिप के लंबा चलने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम एक इंसान के साथ रहने लग जाते हैं बहुत समय तक, तो आदत हो जाती है, और फिर कहते हैं कि अ नोन एनिमी इज बेटर देन एन अननोन फ्रेंड। ये इंग्लिश में था इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आया। तो ये हर शादीशुदा इंसान समझता है, क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी है, इसके बारे में मुझे पता है। मुझे पता है इसकी लिमिट क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकती है। बट जो अननोन दोस्त बनने का नाटक कर रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अननोन से हमको डर लगता है, फियर ऑफ अननोन। इस वजह से शादी टिकती है। ये आपको असली बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं, वैसे ही क्योंकि मुझे भी घर जाना है यहाँ से। बट जहाँ तक मुझे समझ आया है अपने आसपास में दुनिया को देख करके, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं ऐसा होता है कि सब कुछ परफेक्टली होता है। 99% केसेस में आप अपने आसपास में देखोगे, वो लोग जो आपको शादी करने के लिए बोल रहे हैं उनकी खुद की रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन आपके पीछे पड़े हैं कि हाँ शादी कर लो। तो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ अलग होना मुश्किल होता चला जाता है। इस वजह से वो रिलेशन लंबा चलता है, प्लस एक दूसरे की आदत हो जाती है, तो अलग होना अनकंफर्टेबल होता चला जाता है। साथ में रहना मतलब एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है। देन यू गेट अ लाइफ पार्टनर, नॉट जिस दिन आपकी शादी होती है, क्योंकि उसके बाद तो असली खेल शुरू होता है, जो कुछ महीने कुछ साल तक चलता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत तरह की। मतलब उसके बाद तो कुछ महीने कुछ साल तक तो इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड टू एडजस्ट, क्योंकि एक इंसान का जो फैमिली बैकग्राउंड है, अपब्रिंगिंग है, वो कुछ और है, दूसरे का बिल्कुल ही कुछ और है, फिर साथ में आ गए हैं। वेदर इट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज डजंट मैटर, बट इट्स लाइक कि दो अलग अलग प्राणी एक साथ आ गए हैं। तो एक रिलेशनशिप का जो शुरू का फेज होता है, दैट इज यूजुअली
इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एंड आपको हमेशा लाइफ में स्टैटिस्टिकली चलना चाहिए, ये नहीं कि 1000 में से किसी एक के साथ में ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, नहीं। जो 999 के साथ हुआ वही आपके साथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो क्या है कि शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली शादी हो जाने के बाद, क्योंकि फिर एक ही घर में रहते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन लॉज भी आ गए हैं, बहुत सारी और इक्वेशंस आ गई हैं। बट उन प्रॉब्लम्स को कोप अप करके अगर आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो, यानी एक ऐसे लेवल तक जहाँ पर जा करके दोनों का इस तरीके से एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट हो जाता है कि अब अलग होना मुश्किल होता है। तो क्या हुआ है कि आपको लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिल गया है या मिल गई है जो आपको ये पता है कम वॉट में एंड तक मेरे साथ में खड़ा है या खड़ी है। ऐसा दुनिया में और कोई तो है नहीं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आ जाता है इस रिलेशनशिप का जिसको शादी बोलते हैं। एटलीस्ट यू गेट समवन जो आपके साथ में एक्चुअल में सुख दुख में जुड़ गया है। तो सर इसके लिए मतलब ऐसे कनेक्शंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, ये स्टेबिलिटी नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, देन इट विल बी लाइक कि आपके साथ में कोई है जो बुरे वक्त में काम तो आ जाएगा, अच्छे टाइम में आप कुछ बहुत ज़्यादा उसके साथ में कर नहीं सकते हो क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन का रोल बीच में आ जाता है। मतलब अगर हम स्प्लिट करें एक रिलेशनशिप को दो पार्ट्स में, तो एक हो गया अच्छा टाइम, एक हो गया बुरा टाइम। बुरे टाइम में तो सभी साथ में खड़े हैं, बुरे टाइम में जिसको भी ज़्यादा टाइम हो जाता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो साथ में ही होते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में। ये हमने अपने घरों में भी देखा है, अपने आसपास में भी देख रहे हैं। 10-20 साल, 30 साल, 40 साल हो जाते हैं, दोनों में से अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, चाहे रिलेशनशिप दोनों की आपस में कोई बहुत अच्छी नहीं भी है, तब भी साथ जरूर देते हैं, साथ नहीं छोड़ते। क्या सच है झूठ है? तो बुरे टाइम में तो हमको एक साथी मिल गया है, और बहुत बार क्या होता है कि उसी इंसान की वजह से वो बुरा टाइम क्रिएट हो रहा होता है लाइफ में। क्योंकि बुरा टाइम सिर्फ ये नहीं होता ना कि आप बीमार हो गए हो और हॉस्पिटल में कोई है। अरे जब बीमार नहीं हो, घर में हो, और अंदर से वो आदमी आपको बीमार कर रहा है, टॉक्सिक है, तो वो भी तो एक बीमारी है, लेकिन आदत हो गई है, अलग भी नहीं हो सकते, अब क्या करें। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल उसी इंसान की वजह से पहुंचे हो, ये भी हो सकता है, और वो साथ में बैठा है कि तुम चिंता मत करो मैं हूं, और आप मन में कह रहे हो यही तो चिंता है कि तुम हो। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करोगे तो दूसरा तो इफेक्ट है, वो तो दोनों केस में हो ही जाना है अगर टिके रहे तो। यानी कि एक दूसरे की आदत तो पड़ी जानी है, अगर 2, 4, 5 साल 10 साल साथ में रह लिए तो। हाँ, उसके बाद देयर आर अदर फैक्टर्स, अभी मैं वहां नहीं जाता, बट प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है अलग होने की, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर आप देखोगे जितने डिवोर्स होते हैं इन 20s एंड 30s, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है उससे जो डिवोर्स होते हैं इन 60s एंड 70s। हाँ, वहां पर आप 2-4 एग्जांपल उठा करके बोल सकते हो देखो लेकिन उनका भी हुआ, बट आप नंबर्स देखो, मैथमेटिकली नंबर्स देखो, रेशियो देखो, परसेंटेज देखो, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है। मतलब आपको जरूरत कब पड़ने वाली है? बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे तक अगर टिक गए साथ में, दो ही चीजें होंगी, या तो टिकोगे या नहीं टिकोगे। नहीं टिके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर दूसरी शादी कर लो। या जिसके भी साथ में टिक गए बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते, वेदर इट इज अरेंज मैरिज और लव मैरिज, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बुढ़ापे में अलग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो इंसान वैसे ही आपका साथ देने वाला है या देने वाली है। बट सवाल उठता है बाकी लाइफ का क्या? तो अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से समझोगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जहां पर के एक इंसान के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, मतलब बेसिक लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी, नॉट सिमिलैरिटी। ये नहीं कि वो मेरे जैसा है, कंपैटिबिलिटी। और कंपैटिबिलिटी ज्यादातर होता है ऑपोजिट्स में, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो इफ यू गेट समवन जिसके साथ में आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, लग रहा है कि हाँ इसके साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ अभी, और आने वाले टाइम में भी अच्छा टाइम स्पेंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी चाहती हूँ, तो कोई बुराई नहीं है पंगा लेने में। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। और अगर ऐसी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर ऐसे ही रह लेना, वो बेटर है ना।
गलत शादी में जाने से गलत शादी में जाने से बेटर तो है कि आप अलग ही रह लो, दैट मेक सेंस। क्योंकि अगर सिर्फ इसलिए शादी करनी है कि बुढ़ापे में कोई होना चाहिए, तो दैट डज नॉट मेक टू मच ऑफ सेंस, बिकॉज वैसे भी वो इंसान एक्चुअल में तो आपकी केयर करेगा नहीं। केयर तो हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं उन्होंने ही करनी है, डॉक्टर्स नहीं करनी है। भगवान न करे अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है केयर की, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अरे तो पैसे ही कमा लो। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी, एक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, एक लेवल ऑफ कंफर्ट, एक लेवल ऑफ ईज ऑफ बीइंग व्हाट यू एक्चुअली आर विद दैट पर्सन। आपको नाटक नहीं करना पड़ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग नाटक करते हैं एक रिलेशनशिप में, सभी करते हैं शुरू में 2, 4, 6 महीने तक, उसके बाद में वो नाटक खत्म हो जाता है। तो जहां पर आपको नाटक नहीं करना पड़ रहा है, यू आर द वे यू आर एंड सेम इज विद द अदर पर्सन ऑल्सो। तो बोथ ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद एक दूसरे की पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी, और फिर भी साथ रहने में अच्छा लग रहा है। आई विल नॉट यूज द वर्ड मजा, बिकॉज मजा इज टेम्पररी। अच्छा लग रहा है, या फिर ये कह लो कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि पूरे वक्त तो साथ आप शादी के बाद भी नहीं रहते हो, स्पेस चाहिए होती है। तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपको कंफर्टेबल लगता है और जो आपको भी स्पेस देता है और जिसको आप भी स्पेस देते हो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो रिलेशनशिप लंबा चल सकती है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी जूनियरशिप अपनी ही कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, और मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम के। मैंने दिए भी है, इंटरव्यू तक क्रैक किया है मैंने जुडिशरी के ही, मतलब बहुत लास्ट स्टेज तक पहुँचा हूँ और बाय सम फ्यू मार्क्स मैं मिस किया हूँ उसका। मैं अभी बहुत मोटिवेटेड हूँ, मतलब आई एम क्लियर अबाउट इट कि मेरे को देना है, बिकॉज मैं बहुत नियर भी हूँ और मैं उस जॉब के लिए मोटिवेटेड भी हूँ कि मेरे को वो ही इकोसिस्टम चाहिए अपनी लाइफ में जो वो प्रोवाइड करती है। और अगर वो नहीं भी हुआ, मतलब मैंने अपनी बाउंड्री भी सेट कर दी है कि अगर वो नहीं हुआ इस टाइम तक अगर, तो फिर ठीक है, मैं बिजनेस, मतलब आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कर लूँगा मैं। तो लेकिन जो कभी बस थोड़ा कभी यही लगता है कि आर वी गिविंग टू मच और आर वी गिविंग टू मच सेक्रीफाइस टू अचीव दैट। और एक जो फोमो होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं। होना ठीक है, हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो वो कई बार एक मतलब डाउट कह ले, या एक मतलब वो एक क्रिएट करता है कि वो स्ट्रेस थोड़ा सा कि यार बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो वो बस एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम या एक सोच का वो है। देखो, कुछ बहुत ज़्यादा पाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खोना भी तो पड़ेगा ना। अभी आपने कहा बिजनेस बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जबकि आपका लॉ क्लियर हो गया है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो अब जुडिशरी की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि विद दैट कम्स ग्रेट ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ऑल द अदर थिंग्स विच मोस्ट पीपल एस्पायर फॉर इन इंडिया। तो इसका मतलब आप कुछ बहुत बड़ा पाना चाह रहे हो, कुछ इतना बड़ा कि जो बिजनेस करके जो इंसान लाखों रुपए कमा रहा है वो भी नहीं अचीव कर पाता है, वो आप अचीव करना चाह रहे हो। तो एक ऐसा बिजनेस जहां से लाखों रुपए महीने का आता है, उस लेवल तक पहुंच पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हजारों में से कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, 90% तो फेल ही हो जाते हैं बीच में कहीं, बाकी होते हैं पहुंच भी जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। तो यू वांट टू अचीव समथिंग विच इज स्टेबल, जो बिजनेस में कभी नहीं होता है। यू वांट टू अचीव समथिंग विच इज रिस्पेक्टफुल, विच इज ऑनरेबल, विच इज अ गवर्नमेंट जॉब। तो आप कुछ ऐसा अचीव करना चाह रहे हो जो पैसे से बहुत बड़ा है। और पैसे से बड़ा क्या है आज की डेट में मुझे तो पता नहीं। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी पैसा सबसे बड़ा है। तो आप उससे भी बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहे हो। अरे तो बड़ा सेक्रीफाइस तो होगा ही ना, छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अकेले आप तो हो नहीं जिसको वो चाहिए, लाखों लोग हैं जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। वैकेंसीज कितनी है? कुछ गिनी चुनी है? ये तो होना ही है। जितना बड़ा चाहोगे उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस है। कुछ मत चाहो, कोई सेक्रीफाइस नहीं है। तो लुक एट इट लाइक अ पैकेज इन लाइफ, और इसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। डोंट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट इन योर माइंड। टाइम दे दो, इंपॉर्टेंस मत दो बहुत ज्यादा। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि इसमें होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0% है। आप बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, फिर कुछ थोड़ा सा हो जाएगा जिसकी वजह से रह जाएगा।
ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और एक बार तो पास पहुंच गए, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी इतने पास पहुंचोगे, ये आपको भी पता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज देयर ऑन दिस पाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने माइंड में एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी, व्हाटएवर, कि बस यहां तक मुझे ट्राई करना है। इट्स लाइक यू आर सर्चिंग फॉर गोल्ड एज फार एज अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, दैट इज नॉट गोल्ड, बट बहुत सारे लोग, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो दिस इज 24 कैरेट गोल्ड जो आप चाह रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो इसको ऐसे देखो, एक गोल्ड रश की तरह आप डिग कर रहे हो सकता है सोना मिले, हो सकता है ना मिले, बस इतना ही है। जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, वो चाहे ये हो चाहे कोई और हो, जो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, वहां पर ये फैक्टर है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या कि इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, किसी और के हाथ में है, उसके मूड के ऊपर है। जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है कि नहीं? यू कैन नेवर से कि पूरी तरीके से मेरे हाथ में है। आप अपना बेस्ट भी दे दो, बट अगर सामने वाले को वो नहीं ठीक लगा तो बेकार है, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपने अपने लिए चुना है। तो जब चुना है तो इसकी हर एक साइड को, इसकी हर एक रियलिटी को, इसके साथ के जो इश्यूज है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा और प्राउडली करना होगा, ताकि आपके अंदर फ्यूचर में जा करके कहीं ये रिग्रेट ना आ जाए कि मैंने अपना इतना टाइम खराब कर दिया। या फिर जब दुनिया आकर के आपको सुनाएगी और बोलेगी कि तूने तो इतनी बार ट्राई किया, देख तेरा नहीं हुआ और देख उसका हो गया, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं अपने ऊपर हमको गुस्सा आने लग जाए या फिर हम खुद को एक फेलियर की तरह देखने लग जाए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आई वेंट फॉर द गोल्ड रश, बट लाखों लोग जाते हैं, उसमें से कुछ ही को मिलता है, क्योंकि सोना लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है। तो जब ये क्लियर है तो अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये जो सो कॉल्ड फेलियर है दुनिया की नजर में, इसको भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, मुझे पता था कि कंपटीशन बहुत है, फिर भी मैंने किया, ये जानते हुए। नहीं हुआ तो क्या हो गया, हाउ डज इट मैटर? ऐसे थोड़ी मेरी लाइफ खत्म हो गई। मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अपनी ये प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ, मैं साथ में बिजनेस भी कर सकता हूँ जो मेरा फैमिली का है, या फिर अपना कुछ और भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इस तरह का अगर आपका माइंडसेट होगा तो कभी भी अंदर से आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कम नहीं होगी। नहीं तो फेलियर आदमी को खत्म कर देता है, और फेलियर इज नथिंग बट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगर आप जानबूझ करके उस सिनेरियो में जा रहे हो और आपको पता है कि उसमें फेल होने की क्या पॉसिबिलिटी है और सक्सेसफुल होने की क्या पॉसिबिलिटी है, फिर भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो फेलियर कैसे हुआ? वो तो एक साइंटिस्ट की तरह हो गया, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पता ही है कि 1000 में से 999 बार तो फेल होना ही होना है। ऐसे तो बिजनेस में होता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको हर बार सक्सेसफुल होना है, आपको पता होना चाहिए एक ही बार होना है बस। और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, और भी ऑप्शंस हैं दुनिया में। ऑप्शंस खत्म थोड़ी हो गए हैं। यू हैव अदर ऑप्शंस विच इज ओके। अब क्यों है अदर ऑप्शंस, ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, इसलिए और ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके हाथ में होती तो मैं कहता और ऑप्शंस मत रखो। इसको बोलते हैं बर्न द ब्रिजेस, बर्न द शिप्स। उसको आग लगा दो, मतलब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं होना चाहिए, वो इसमें नहीं होना चाहिए। लोग क्या होता है, सुनते कहीं से कोई और बात है, उसको लगाते कहीं और है और फंस जाते हैं। फिर एंड में कहते हैं देखो मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई, तूने गलत फंडे को गलत जगह लगा दिया। जो काम आपके हाथ में हो वहां पे इफ यू बर्न द ब्रिजेस दैट्स ओके, बट जो आपके हाथ में नहीं है वहां पर कभी भी अपना जो बैकअप प्लान है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बर्न नहीं करना चाहिए। जैसे बिजनेस आपके हाथ में है, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है और आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि सक्सेस रेशियो 10% है, तो मैं 1 लाख रुपए एक बिजनेस में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे फेलियर रेशियो 90% है। मैं 10-10 हज़ार रुपए 10 बिजनेस में लगाऊंगा, उसमें से एक तो चली जाएगा। तो अब ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अब अगर आपने पीछे अपने जो शिप्स है या ब्रिजेस है वो जला दिए हैं, मेक सेंस, क्योंकि अब आप अपना 100% उसमें दे दोगे, सीखते जाओगे, सेम गलती दोबारा नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं जा करके कुछ ना कुछ क्रैक कर ही लोगे, क्योंकि किसी और के हाथ में नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, वो तो आपके हाथ में है ना। उसका जो प्राइसिंग है वो किसके हाथ में? आपके हाथ में। बढ़ा दो, कम कर दो, बट ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है।
तो नेवर गिव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू समवन एल्स, वो फिर चाहे कोई भी हो। इनफैक्ट ये मेरा मैसेज है उन सबके लिए जो किसी भी तरह के किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कि आपके हाथ में सिर्फ तैयारी, सिलेक्ट होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है। तो नेवर से आई एम अ फेलियर, यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर ट्राइंग योर लक इन समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, बियॉन्ड योर रीच। हाँ, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका 100% कंट्रोल आपके हाथ में है, फिर आप वो ना कर पाओ, फिर आप कह सकते हो यस आई एम अ फेलियर, मैं नहीं कर पाया। तो ये जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का क्रेज है हमारी कंट्री में, इसकी हाइप जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसको लोग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और इसके साथ में अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है तरीका, जबकि ये सही नहीं है। कैन यू सी दैट? जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना, फैक्ट है ना। कितने लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं? हाथ ऊपर करिए। आपका हो गया या नहीं हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। किस तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए? टीचिंग के। टीचिंग। तो आपका किस लेवल पे नहीं हुआ? सर मेरा पेपर क्लियर हो गया था बट इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। इंटरव्यूअर ठीक था? हाँ जी सर, जैसे हम इंटरव्यू देते हैं ऐसे तो हमें लगता है कि नहीं हमारा बहुत अच्छा गया है, बट फिर रिजल्ट में नाम ही नहीं आया। तो क्या पता आपका इंटरव्यू सही में बहुत अच्छा गया हो। सर वो तो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या देखता बहुत है। क्या, सब कुछ ही उस पर डिपेंड करता है? नहीं सर कुछ तो सर हम पे भी होता है कि हमारा कैसे? कॉन्फिडेंस वगैरह कैसा है, सामने वाले पर्सन को कैसा लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंट है या नहीं है। बट कॉन्फिडेंस का क्या करना है टीचिंग जॉब में? सर होता है। क्या होता है, मैं समझा नहीं। आपको क्या पढ़ाना था टीचिंग में, क्या पढ़ाना था आगे जाकर के? सर एसएसटी। एसएसटी, उसमें कौन सा कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर बच्चे के साथ हम डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और चेक किया जाता है, फिर हमारे डेमो भी लिया जाता है कि हम कैसे पढ़ा रहे बच्चों को, हम बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते खुद को। तो आप नहीं कर पाए थे या आपने अच्छा किया हमने था? तो सर अपने तो सबने बेस्ट ही दिया था ना। तो क्या पता वो एक्चुअल में बेस्ट हो, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या पता कमी आप में हो ही ना, इंटरव्यूअर में हो। बट होता क्या है कि हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं पूरी जिंदगी। कोई आकर के हमको बोलता है कि भाई तेरा नहीं हुआ, हाँ मेरा नहीं हुआ। अरे ये प्रोसेस में फ्लॉ है। या तो एक फेयर सिस्टम होता, तब आप कह सकते थे कि हाँ ये इस वजह से नहीं हुआ। यू कैन नॉट पॉइंट इट, आप बता तक नहीं पा रहे। आप कह रहे हो मेरी तरफ से तो अच्छा हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। दैट मीन्स इट इज सब्जेक्टिव, कि जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है उसके अपने कुछ बायसेस हैं, कुछ प्रायोरिटीज हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा होगा, बट हो तो सकता ही है। उसको कौन पसंद आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्या रेफरेंस है, क्या नहीं है, क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, क्या आपका सरनेम है, क्या नहीं है। यू नेवर नो कि सामने वाले को क्या अच्छा लगे, क्या बुरा लगे। यू नेवर नो। है तो ह्यूमन ना, एआई थोड़ी ना है। कितना ऑब्वियस है, फिर भी हम नहीं देख पाते इस सच को। अब जैसे आपने क्या तैयारी करी, कौन से उसकी? मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। हरियाणा सिविल सर्विसेज की। तो उसमें किस लेवल तक आप गए? मेंस तक। तो मेंस में आपने क्या किया था? उसमें लिखा था आपने प्रॉपर? हाँ। और जो भी कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ लिखना होता है? हाँ। और उसको चेक कौन करता है? एग्जामिनर चेक करते हैं। वो एग्जामिनर कौन है? वो तो उनको ही पता। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जामिनर सही है या नहीं है, बट यहां पर लक का कितना बड़ा रोल आ गया कि वो जो एग्जामिनर है, अव्वल तो आपको पता ही नहीं है कौन है। उस वक्त उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है ये नहीं पता, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है ये नहीं पता, उसने ढंग से चेक किया है या नहीं किया है ये नहीं पता। उसके पास में मान लो 1000 पेपर आ गए चेक करने के लिए। आप अपने ऊपर रख के देखो ना, कोई काम आता है, करते हो क्या ढंग से कभी भी? कितने जॉब करते हैं आप में से? हाँ, एकदम से बहुत सारा काम आ जाता है, एक हफ्ते के अंदर करना है, बहुत मन लगा करके करते हो, या फिर बस इतना करते हो कि कंपनी से निकाला ना जाए। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो वो भी तो इंसान है। तो क्या आपकी तरफ से, आपके स्टैंड पॉइंट से जो मेंस में आपने लिखा था वो सही था, अच्छा था या बुरा था? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक था। मतलब इतना था कि वो क्लियर हो जाना चाहिए था। अब देखो ना कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रीलिम्स आप क्लियर कर गए, मेंस में पहुंच गए। मेंस में जाकर के ऑब्जेक्टिव था नहीं, वहां पे सब्जेक्टिव था। यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि ओपन एंडेड है और उसमें आपको अपना व्यू देना पड़ रहा है। उसी एक क्वेश्चन के 1000 जवाब भी हो सकते हैं।
मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, बट वो उनका सिलेबस डिफाइन होता है, उसी में से होता है, मोस्टली स्टैटिक पार्ट होता है। सिलेबस उसी में से है, बट उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आती होगी ना। उसमें बेसिकली ऐसा तो नहीं है ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक ही जवाब लिखेंगे, हर कोई अपने अपने तरीके से जवाब लिखेगा ना। लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि आप उसके उनको रीचेक नहीं करवा सकते किसी भी वे से। और सोचो अगर मैं वो एग्जामिनर हूँ और मुझे पता है कि अगर उसको रीचेक भी नहीं करवा सकते, आगे नो कमेंट्स। मतलब क्या बढ़िया जॉब हो गई। एग्जामिनर मतलब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑब्वियसली, प्राइवेट तो है नहीं। और उसको ये भी पता है कि इस बच्चे के पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो उस बच्चे का पूरा फ्यूचर किसके हाथ में आ गया? उस एग्जामिनर के हाथ पे आ गया। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज रिग्ड इन द सिस्टम, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्वड इन दैट, एंड वेरेवर देयर इज अ ह्यूमन जिसके हाथ में पावर आ गई है आपके फ्यूचर को डिसाइड करने की, तो यू शुड नॉट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेशन कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अब जो देख रहे हैं वो आकर के कमेंट कर देते हैं, वो कौन है? एग्जामिनर। नहीं सर, वो बात नहीं है सर। सर वो जो आप स्टेज पे करते हो ना सर, उसमें मजा आता है सर, गूज बम्स आते हैं। अबे गूज बम्स के लिए देखता है मेरे सेशन? ये समझने के लिए देखता है? नहीं, मैं तो गूज बम्स के लिए देखता हूँ। ऐसे ही हो सकता है आपका एग्जामिनर जिसने भी चेक किया या जो भी था या थी, उसको गूज बम्स नहीं आए वो पढ़कर। ए बेकार है, हटाओ, मजा नहीं आ रहा। एक दो पढ़ा, अरे यार ठीक है हटाओ, चल ये पढ़ा, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, चलो ये देखते हैं क्या लिखा है, हाँ ये सही है, अरे वाह। और फिर क्या होता है, फिर एक बायस आ जाता है बीच में। साइकोलॉजी की टर्म में इसको बोलते हैं बायस, कि मतलब एक दो अच्छा लगने लग जाते हैं आंसर्स, तो फिर सारे अच्छे लगने लग जाते हैं। एक दो बुरे लग जाते हैं तो सारे बुरे लग जाते हैं। इसलिए शुरू के जो आंसर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो इतनी सी बात समझने वाली है कि क्या हमारे हाथ में है लाइफ में और क्या नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए। और उसी के बेस पे आपकी जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ एस्टीम है वो डिटरमिन होनी चाहिए।